मिलियनियर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर बट बिलियनियर्स डू। पैसों की समस्या है, खाली 11वें घर के लॉर्ड को देखो, कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो आपको अपने घर के ईस्ट में जो ऑब्जेक्ट आपके नक्षत्र का होगा उसकी एक इमेज लगा देनी है। जो व्यक्ति बिजी है वो दिन रात यूट्यूब पे जाके वीडियो नहीं बना। अगर वो अच्छा कंसल्टेंट है तो उसके इतने लोग होंगे कि वो बिजी होगा। जब कॉम्बिनेशन यूनिक है, कुंडली यूनिक है, उसकी रेमेडीज भी यूनिक होंगे। देयर कैन नॉट बी एनी जेनेरिक रेमेडी। अगर ऐसे टोटके चलते तो दुनिया में कर्ज ही नहीं होता। अब ऐसे बोलोगे, मेरे को अभी नोटिस भी आ गया। अच्छा, आपको नोटिस भेजा किसी ने? अभी रिसेंटली मैंने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई जहां पर मैंने अपने पिछले 50 एपिसोड की समरी दी थी कि मुझे कैसा लगा, क्या क्या सीखने को मिला। तो मैं लिटरली थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या चीजें एक्चुअली काम करती है, क्या नहीं काम करती है। ओम नमः शिवाय। साहिल, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सारी ऑडियंस को शिवा अमित खन्ना का नमस्कार। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजी सही में काम करते हैं या नहीं करते? सबसे इंटरेस्टिंग तो आपका टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है इसीलिए आज मुलाकात हो रही है आपसे। और 100% काम करती है। इस दुनिया की सबसे पुरानी ऑथेंटिक साइंस अगर कोई है तो वो एस्ट्रोलॉजी। और इसका प्रमाण आप इतिहास में भी देख पाएंगे। इस पर अभी लंबी चर्चा होगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपकी ऐसी विचारधारा बनी कैसे कि एस्ट्रोलॉजी फेक है और ये काम नहीं करती। कुछ तो पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा जहाँ से ये चीज़ें आपके दिमाग में आई कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है या फेक। बेसिकली जब मैंने शुरू किया था ये चैनल तो मेरा बिलीफ सिस्टम था कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं करती है। फिर जब शुरू किया तो एक नॉर्मल तरीके से कि चलो जो बोल रहा है सुन लेते हैं। फिर उसको समझने की कोशिश करी, फिर उसको देखा कि लाइफ में अप्लाई हो रहा है, समझ में आया हाँ ये चीज़ें काम कर रही है। बट फिर कई कई जगहों पे मतलब रीलों पे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा जहाँ पर कोई कुछ भी बोल रहा है। तो फिर मेरे को बिलीफ सिस्टम आना शुरू हुआ, यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे आप आए, आपने मुझे आगे 10 चीज़ें सिखाई, अब वो चीज़ें मैं समझ गया। अब एक और नया गेस्ट आया, उन्होंने भी मेरे को 10 चीज़ें सिखाई। अब ये दोनों बातें सेम थी। अब मेरी मेंटल मॉडल बन गया, ये बात सही है। अब एक नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं या मैं यूट्यूब पे किसी के पास में देख रहा हूँ, वो एक नई बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ये जो लोग हैं पागल है, ये लोगों से बात करो तो ये लोग कहते हैं ये लोग पागल है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। अब समझो एस्ट्रोलॉजी क्या है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल साइंस है जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज जिससे आप बने हैं, संचालित है और जिसके जरिए आप ये जीवन जी रहे हैं उसको डिकोड करती है। हमने आकाश गंगा यानी कि स्पेस को 360 डिग्री में बांटा, 9 प्लैनेट्स को कैलकुलेट किया और उनकी मूवमेंट के आधार पर आप जिस दिन जन्म हुआ, किस एनर्जी से आपका कॉम्पोजिशन हुआ, वो डिकोड किया। उसको आपका बर्थ चार्ट बोलते हैं। बगैर व्यक्ति से मिले हुए, बगैर व्यक्ति को देखे हुए, केवल उसके जन्म की तारीख, समय और स्थान देख के हम उसका पूरा पास्ट टेंस, पूरा फ्यूचर बता सकते हैं। अगर तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। आप जिन चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने रील्स देखी हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब देखे और वहां पे आप रेमेडीज की बात कर रहे हैं। अभी हम एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे, साइंस की बात कर रहे हैं। रेमेडीज सेकेंड पार्ट है, वो उपाय है ना, उपचार है। अब आप किसी का उपचार आपको समझ आया, किसी का नहीं आया। कोई क्रिएटर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है। आप एक चीज प्रोफेशनली खुद सोचो, बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एक आदमी अगर बिजी है अपने काम में तो दिन भर क्रिएटर कैसे बन सकता है? जो क्रिएटर बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को एंगेज करना। वो अपने पास बुलाएगा तो नई नई चीजें डालेगा। आई एम नॉट इन दैट लीग। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति को क्या हो रहा है, आप खुद अभी 1 घंटा हम बैठे, आपको मैंने थोड़ा सा बताया, आपने बताया हाँ पास्ट ऐसा ही था, इस साल मेरी ये दशा शुरू हुई, ये चीज शुरू हो गई। कैसे पता लग रहा है? अगर ये साइंस नहीं होती, इसका प्रमाण नहीं होता, कैसे होता? इतिहास उठा के देखोगे तो पहले जब बच्चे पैदा होते थे और हम लोग जैसे आज स्कूल जाते हैं इंडिया में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। पहले बच्चे गुरुकुल जाते थे जहाँ ज्योतिष विद्या कंपलसरी सब्जेक्ट होती थी। तो हमारे पूर्वज जो हजारों साल से जिस चीज को फॉलो करते आए उसमें कोई तो शक्ति है और उसको तो मैं आपके सामने कभी भी प्रूव कर सकता हूँ, अभी भी किया। तो एस्ट्रोलॉजी बड़ी डिसेंट, बड़ी वेल वर्स साइंस है, एशियन साइंस है और 100% प्रमाणित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जैसे गुरुकुल में लोग सीख रहे थे, इसलिए सीख रहे थे ताकि वो अपना कैलकुलेट कर पाए अगर मेरे को युद्ध पे जाना है तो मेरे लिए सिचुएशन सही है युद्ध पे जाने के लिए या फिर नहीं है। नहीं, देखो गुरुकुल में खाली युद्ध के लिए नहीं सीख, या फिर किसी भी लाइफ की चीज के लिए। गुरुकुल में आप जैसे स्कूल जाते हैं एक डिसिप्लिन को, अपने ओवरऑल लाइफ के वेलबींग के सिस्टम को सीखने के लिए जाते हैं।
गुरुकुल में भी व्यक्ति उसी ले जाता है, संस्कृत सीखने, मंत्र सीखने, ज्योतिष सीखने, ये सारे शास्त्र, ये सारी विद्याएं जब आप सीखते हैं, आप एक अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिष विद्या ने निभाई है और आज भी निभा रहा है। और ये हमारे ही देश में नहीं, कई एक देशों में प्रमाणित है, हमारे देश में भी और कई एक देशों में यहाँ डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है। सरकारों पे तो भरोसा रखो। ये छोटे छोटे जो आप वीडियोस क्रिएटर्स देखते हो, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। जब बहते हुए जल में ये बहा दो ठीक हो जाएगा, सर के नीचे कोयला रख के सो जाओ ये ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें ये टोटके हैं, ये रेमेडीज नहीं। एस्ट्रोलॉजी एब्सोल्युटली आपके बायोमेट्रिक की तरह है ना। आपके अंगूठे का बायोमेट्रिक, आपके फिंगर प्रिंट्स किसी से मैच करते हैं, किसी से मैच नहीं करते, सबके अलग है। इस पूरे संसार में सबके अलग है। उसी प्रकार से आपकी कुंडली किसी और कुंडली से मैच नहीं करती। एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन एंड अ यूनिक कुंडली। जब कॉम्बिनेशन यूनिक है, कुंडली यूनिक है, तो उसकी रेमेडीज भी यूनिक होंगे। देयर कैनॉट बी एनी जेनेरिक रेमेडी, देयर कैनॉट बी एनी कॉमन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फॉर ऑल, है ना। अगर आप ज्योतिष विद्या के हिसाब से चले तो अभी आपने रेमेडीज की बात करी और टोटकों की बात करी, दोनों अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग चीज है। टोटके हैं भाई, आपको सर्दी खांसी कफ हो जाती है, घर में लोग बोलते हैं स्टीम ले लो शायद ठीक हो जाए, अदरक खा लो शायद ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी किस्म की आपको हाइपर हीट की प्रॉब्लम है पेट में और आप जिंजर खा लेंगे तो कुछ और दिक्कत शुरू हो जाएगी। जब तक चीजों को आप समझोगे नहीं समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे खोजो, तो जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कभी आज तक किसी पुस्तक में कोई जेनेरिक रेमेडी नहीं दी। कॉम्बिनेशंस के आधार पे ये दशा, ये अंतरदशा, ये प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन इस समय पे अगर है तो ये असर आएगा, और इस असर में अगर कुछ बदलाव करना है तो ये फला उपाय इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए किए जा सकते। तो अब जो एस्ट्रोलॉजर्स उपाय दे रहे हैं, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके से सोचते हैं कि अगर ये अंतरदशा, ये महादशा और ये प्लैनेटरी कंडीशन के ऊपर पैसे खराब होने का योग आएगा, तो वो कह रहे हैं अगर पैसे खराब हो रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं ये चीजें सेम होगी तो ये कर लो, सोल्व हो जाएगा। अभी आपने भी मुझे बैठे बैठे कुछ रील्स दिखाई है कि किसी ने बोला कि पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोद लो, वहाँ 9 लौंग डाल के जला दो और 9 बार करने पे शनिवार को तो वो कर्ज मुक्त हो जाओ। अगर ऐसे टोटके चलते तो दुनिया में कर्ज ही नहीं होता, सारे बैंक बंद हो जाते, है ना। गड्ढे खोदने में किसी का पैसा तो नहीं लग रहा, लौंग भी सस्ती। ये टोटके जो है मन गहन कहानियां। साइंस को जब समझेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्कैनिंग करेगा, MRI करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, सारी चीज को एनालिटिक्स देखेगा, फिर दवाई देगा, है ना, फिर उपचार देगा। उसी तरीके से आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे, आपके सारे चार्ट्स देखे जाएंगे, आपके डिविजनल चार्ट्स देखे जाएंगे, करंट समय देखा जाएगा, समस्या देखी जाएगी क्या है, उस बेसिस पे क्या रेमेडीज बनती हैं वो डिजाइन करके आपको दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है, क्या सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे हाथ पे कंट्रोल नहीं है, फ्री विल है? देखो लिखा हुआ है और फ्री विल तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है ना। आपको एक कॉम्पोजिशन मालूम है, खाना बना रहे हो, आपको मालूम है इतना इतना सामग्री लगेगी ये बन जाएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके 3-4 कंपोनेंट है, आपको मालूम है ये मैप करेंगे एड रन हो जाएगा आपका, है ना। उसको उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, है ना। आप डिजिटल मार्केटिंग के आदमी, आप लोगों के एड कैंपेन चलाते हो, किसी का 5,000 का बजट, कॉम्पोजिशन वही है, उसको आप 50,000 भी कर सकते हो, उसको 500 भी कर सकते हो, फ्री विल है ना। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में जो हमें कॉम्पोजिशन पता लग जाती है, हमें पता है कि पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, हम उसको कम कर सकते हैं, हम दूसरे चैनल्स को ऑन कर सकते हैं जहाँ से फ्लो ज़्यादा तेज हो जाए, आउटगोइंग कम हो जाए, है ना, बचा जा सकता है। इट इज़ एब्सोल्युटली पर्सनलाइज्ड, समस्या देख के उसका निदान दिया जा सकता है। और ये बड़े प्यारे, बहुत सरल चीज़ें होती हैं और बहुत बड़े रिजल्ट्स होते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हमारे लिए कोई प्लेनेट गलत इफेक्ट दे रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, और कोई पॉजिटिव दे रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्ट, हम वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, हम नए योगों को क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ योगों को सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी को करोड़पति का योग चाहिए तो बन जाएगा। देखो करोड़पति का योग चाहिए और धन योग चाहिए, दो अलग चीज़ है। करोड़ की संख्या नहीं होती इसमें, है ना। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, धन कमाओ। अब उसमें धन के बाद कर्म भी आते हैं ना, उसमें कितने एफर्ट्स डालोगे, कौन सी ऊर्जा है। अगर करंट दशा राहु की है, गुरु की है, धन योग फॉर्म करोगे,
इतना पैसा आएगा गिन नहीं पाओगे। बहुत सारे किस्म के योग बनते हैं। और ज्योतिषों इतिहास की कुछ पुस्तकें बताऊंगा वो पढ़ना, या कहानियां जब राजा महाराजाओं की भी आप पढ़ोगे ना, तो आप उसमें एक चीज अनुभव करोगे। पहले युद्ध होते थे तो दो दो अलग अलग राजा युद्ध करने आते थे। राज्य से 50-100 किलोमीटर दूर रणभूमि पे ये युद्ध 2-2 महीने, 3-3, 4-4 महीने चलते थे। और रोज रात को वो लोग अपना शिविर लगा के आते। तो राजा जब युद्ध पे जाता है तो वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जाता है, अन्यथा वो अटैक नहीं करता, वो शिविर लगा के वहां रुकता था। बहुत बार ऐतिहासिक जो आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे आप उसमें ये फाइंड करेंगे कि राजा वहां जंग में है, 1 महीने जंग चली, 1.5 महीने जंग चली, समय परिवर्तन हुआ, उसके जो कंसल्टेंट, उसके जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने बताया समय वीक है, राजा वापस शिविर में है, राजा वापस रुका, समय सही हुआ, फिर से युद्ध किया। और इंटरेस्टिंग क्या है, कभी समय खराब हो जाता था, वो वापस शिविर में आता था और उसके योगों को एक्टिवेट करने के लिए शिविर में उसकी नई शादी करवाई जाती थी। ऐसी स्त्री से शादी करवाई जाती थी जिसका अच्छा सुहाग रहे, वैसा योग, ताकि वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो। तो योग क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत अलग अलग किस्म की रेमेडीज होती, बहुत सिंपल भी है, बहुत एडवांस भी है। समस्या क्या है, ये बड़ी पर्टिकुलर चीज है। मतलब अगर किसी का हमने धन योग एक्टिवेट करना है तो एक रिक्शे वाले का धन योग एक्टिवेट करेंगे तो दिस मीन्स कि वो जो 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा था वो 5,000 तक पहुंचेगा। और अगर कोई पहले से ही अच्छा पैसा कमा रहा है उसका धन योग करेंगे तो 1 लाख कमा रहा था, आज वो शायद 50 लाख रुपए में। एग्जैक्टली। अब आप किसी रिक्शा वाले भैया का कर लो, आप किसी टैक्सी ड्राइवर का कर लो, ठीक है, आप धन योग कर लो, आप लीडरशिप के योग कर लो, है ना, आप किसी का सूर्य प्रबल कर दो, तो क्या होगा, वो चलाएंगे टैक्सी लेकिन वो यूनियन के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, है ना, यूनियन के लीडर बन जाएंगे। आप किसी रिक्शा वाले को, किसी नॉर्मल सेल्स वाला कोई बंदा है किसी कंपनी में, एक अच्छा नॉर्मल पैकेज 20-50 लाख रुपए सालाने के पैकेज पे, उसका धन योग एक्टिव कर दो, उसको बोनस मिल जाएगा, उसकी सेल की जो कमीशंस होती हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं, वो मार्जिन बहुत हाई हो जाएंगे। कोई बिजनेस कर रहा है उसकी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाएंगे, टर्नओवर बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट इज धन योग। धन योग का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक्टिवेट किया और रात को कोई खजाना है आपके घर में कोई रख के चला गया, है ना। और जब धन योग आप एक्टिवेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी देखते हुए आप अपनी मेहनत बढ़ाते हैं, है ना, तो साइकिल घूमती रहती है। उसके बाद आप करोड़पति, जो भी आप मिलियनियर बोलिए, बिलियनियर बोलिए, बनिए। और मिलियनियर बिलियनियर से एक और चीज याद आई, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ज्योतिष पे बिलीव करती है। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बताता हूँ। और धन की बात आई तो इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, आई एम श्योर आपको उनका नाम मालूम होगा, जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन का सबसे अच्छा कोट ये है, मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलेनियर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर बट बिलियनियर्स डू। जब इतना बड़ी कंपनी और इतने बड़े शख्स इस चीज को बोल रहे हैं, और विदेशी, और आप तो इस देश के हैं, यहाँ का तो मूल संस्कृति में ज्योतिष है, बिलीव कीजिए। तो हम पता कैसे लगाए कि कोई एस्ट्रोलॉजर सही है या फिर गलत है? क्योंकि हम तो रील देख रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो हमारे दिमाग में लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया है। देखो, एक चीज किसी भी प्रोफेशनल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट है वो ओवर ऑक्यूपाइड रहता है ना, उसके पास समय नहीं होता। एक अच्छे डॉक्टर पे जाइए, एक अच्छे लॉयर पे जाइए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, उसके पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि उसके पास ये टाइम नहीं होता कि वो बैठ के रील बनाए, रील को एडिट करें, उसको वापस चेक करें और फिर अपलोड करें और रोज बनाता रहे। पॉइंट 1, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज में पीछे है। आप एग्जाम्पल हमारा लीजिए, हमने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई, हम ऑनलाइन प्रेजेंस पे नहीं है, लेकिन आप कहाँ आए बुलाने, किसको बुलाने आए? मुझे बुलाने आए, 50 लोगों से मिलने के बाद आए, है ना। तो ऐसा शायद ही कोई देश हो जहां हमारे क्लाइंट नहीं, एशिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, फीजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यू नेम अ कंट्री, अफ्रीका, ऐसे ऐसे देशों से लोग, ना मेरी कोई वेबसाइट है, ना मेरा कोई ऑनलाइन, तो ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, है ना। और उनको कैसे ढूंढे? आप तो मुझे मिल गए वरुण के थ्रू, उसको मैं जानता था तो इसलिए हो गया, बट ऐसे लोगों को कैसे ढूंढेगी? वर्ड ऑफ माउथ। हमेशा से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट को चुनते हैं तो वो रील देख के नहीं चुनते, आप वर्ड ऑफ माउथ पे चुनते हैं। रिकमेंडेशंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मेरे को, अब ऐसे बोलोगे, मेरे को अभी नोटिस भी आ गया है उस वीडियो के ऊपर। किस पे? जो भी डाली थी हमने। अच्छा, आपको नोटिस भेजा किसी ने? अच्छा, तो आपको भी ना भेज देना क्या रीले? आप रीलो वालों को बोल रहे हो?
नहीं नहीं, रील देखो, जो क्रिएटर है वो क्रिएटर है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जो व्यक्ति बिजी है वो दिन रात यूट्यूब पे जाके वीडियो नहीं बना सकता, है ना। अगर वो अच्छा कंसल्टेंट है तो उसके पास इतने लोग होंगे कि वो बिजी होगा, है ना। ये फिजिकल मेंटल दोनों एक्सर्शन वाला प्रोफेशन है। तो एक कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो काम करेगा, आराम करेगा, अपनी फैमिली को देखेगा। वो 4 घंटे रोज के रील्स में वेस्ट नहीं कर सकता, पॉइंट 1। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपीरियंस कितने साल का है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट। साल भर, 2 साल, 6 महीने एक कोर्स किया और अपने आप को मार्केटिंग करने लग गए। एक्सपीरियंस किसी भी चीज में, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एस्ट्रोलॉजी। केस स्टडीज जिसके पास, पता कैसे लगेगा अगेन, क्योंकि आज डिजिटल एरा आ गई है, लोग अपना एक्सपीरियंस भी फेक कर देते हैं। नहीं देखो, अब ये फेक की बात आएगी वो तो इंसान को खुद खोजना होगा ना। वो तो आप कहीं, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एस्ट्रोलॉजी, यू गो टू एनी सेक्टर, आपको थोड़े रिकमेंडेशंस तो चेक करने ही होंगे, बिना उसके तो कुछ पता ही नहीं कर सकता। और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप किसी के पास जाओ और पता कर लग जाए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है कि बिना सॉफ्टवेयर की जो व्यक्ति आपकी कुंडली बना सके, जो पंचांगों के सिद्धांत को जानता हो, जो तिथियों को जानता हो, तिथि के अनुसार क्या इफेक्ट पड़ता है वो जानता हो, जो डिविजनल चार्ट्स को पढ़ना जानता हो। आप अगर किसी के पास जाते हैं और अपने करियर से रिलेटेड बात करते हैं, और अगर वो खाली आपके लग्न कुंडली और नवांश को देख के बताया जा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं। बिना D10, बिना दशांश के आपके करियर की प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती। तो जब वो की नहीं जा सकती तो वो बिगनर है, वो लर्नर है, वो बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो वही आपकी बात हो गई कि मार्केटिंग तक रोल आ गई, बहुत सारी चीजें। अगर किसी का विवाह देखना है, आप 7th हाउस को डिकोड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी। धन देखना है, धन भाव को जब तक डिकोड नहीं करेंगे, आप उसके इंडिविजुअल चार्ट नहीं बनाएंगे, कैसे पता लगे। तो जो व्यक्ति इन सारे मोडालिटी के सारे चैप्टर्स को जानता हो, सारी चीजों को कनेक्ट करना जानता हो, वही एक जेन्युइन आदमी। हमारे स्टूडेंट्स, आप फेक एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उस लेवल पे है कि बगैर कंप्यूटर के 5 मिनट में आपको कुंडली बना के देंगे। तो ये होती है रिसर्च, ये होती है एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा इसी को कहते हैं। अभी जैसे अपने तिथि की बात करी थी, तो न्यूमरोलॉजी और तिथि थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है। मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को बताता। कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे अंग्रेजों की बात करके चले तो उनका 31 दिन का, 30 दिन का महीना होता है, और हमारी तिथियां 14 दिन के बाद में रिपीट होती है। तो 14 दिन के बाद में साइकिल रिपीट हो रही है, और वहां पे कभी 30 हो रही है, कभी 31 हो रही है। अमावस्या, 14 दिन के बाद अमावस्या है, 14 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर 14 दिन के बाद अमावस्या। 14 की साइकिल पे चल रही है भाई। कहीं से भी वैदिक कोई सिद्धांत नहीं है। वैदिक अंक ज्योतिष बिल्कुल अलग है, जिसको आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, जो आप नंबर 1 इज इक्वल टू दिस, नंबर 2 इज इक्वल टू दिस, इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन वैदिक साइंस। ये एक फिरंग चीज है, और ये भी एप्लीकेबल नॉन लिविंग क्रिएचर्स में है। कॉमन सेंस लगाओ साहिल जी, आप 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, पूरे संसार को इन केवल 9 डिवीजन में बांट दे, केवल 9 प्रकार की जिंदगियां होंगी, 9 प्रकार की समस्याएं होंगी, 9 प्रकार का आराम होगा इंसान। क्या ये संभव है? आप कितने तारीख को पैदा हुए? 23। 5 नंबर। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में 5 नंबर वाले हैं, जो 5 को पैदा हुए हो, 23 को पैदा हुए हो, है ना, और 14 को पैदा हुए हो, ये सारे लोग क्या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? ये सारे लोग क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं? क्या वो सेम समस्याएं हैं, सेम खुशियां हैं इन सब लोगों के पास? लेकिन आप जब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर करके चलेंगे। आप जाओगे, आपको 5 नंबर की रेमेडीज दे, भाई तुम्हारा 5 नंबर है, ये रेमेडीज करो। 1 लाख लोग जाएंगे, वो सेम रेमेडीज दे देगा, वो जेनरिक है, वो काम ही नहीं कर सकते। तो एक को सन से क्यों कहा गया? मतलब मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी जो कहते हैं कि 1 सन, 2 मून, 3 ऐसे ऐसे सारे नंबर इस वो। ये तो मोडालिटी की साइंस है ना, कि उन्होंने अपनी सारी चीजों को एक एक प्लैनेट से मैप कर दिया। 1 नंबर सूर्य का दे दिया, मून का दे दिया, मरकरी का दे दिया। तो आप, बट हमारे वैदिक में इसका जिक्र नहीं है। नहीं, वैदिक में हम गिनतियों के अनुसार चलते हैं, और उसके उत्तर में संख्याएं ही आती हैं, है ना। एक और मोडालिटी है जहाँ, जिसको आप बोलते हैं नेम करेक्शन, है ना। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं, और इंडिपेंडेंट मॉडलिटी भी बना रखी है आपने कि नेम करेक्शन। हमारे वैदिक ज्योतिष में और वैदिक साइंस में नेम करेक्शन टाइप की कोई चीज़ नहीं है। हम नाम नक्षत्र के हिसाब से निकालते हैं। तो आपका नाम अगर साहिल है, तो जो प्रथा चली आई, व्यक्ति जब पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है
उसका जो पदा होता है, जो 4 डिवीजन नक्षत्र के होते हैं, जिस पदा में चंद्रमा उस वक्त होगा आपके जन्म के वक्त, उस पदा से जो साउंड निकलता है, जो अक्षर कनेक्ट होता है, उससे आपका नाम रख दिया जाएगा। ऊपर मेरा साथ उल्टा है वैसे, मेरा जो निकला था वो कुछ और निकला था, बट फिर मेरा नाम कुछ और रख दिया। देखो वो शौक से माँ बाप चेंज कर लेते हैं, बात अलग। ठीक है, अब इस पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। आपने कभी विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम ये कभी पढ़ा है आपको, कभी सुना है? नहीं सुना। तो ये हमारे यहाँ चैंट्स है जिसमें 108 नाम होते हैं, है ना। आप श्री राम का नाम जानते हैं, उनको राघव भी कहा जाता है, कृष्ण को और क्या कहा जाता है? कन्हैया। कन्हैया भी कहा जाता है। ये सारे नाम क्यों है, इनके नाम परिवर्तन क्यों है, इतने सारे नामों से क्यों बुलाया जाता है? ये 108 नामों का क्या अर्थ है? ये हर एक नक्षत्र से कनेक्ट होते हैं। किस नाम का उच्चारण करके किस चीज की प्राप्ति हो सकती है, उसके अनुसार ये डिजाइन किया गया। पहले के जमाने में, इनफैक्ट आज भी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये लगेगी, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, वो जिस घर में रहता है उस घर का एक नाम है। आप जिस घर में रहते हैं उसका एक एड्रेस है। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी जिसको दुनिया जानती है, एक नहीं हजारों, वो जिस घर में रहता है वो उसका एक नाम लेता है। पहले राजा महाराजा हर एक व्यक्ति अपने घरों को एक नाम देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि चौथे भाव का जो स्वामी है जिस नक्षत्र में, उसका नाम रख दोगे और उस नाम से जब उसको पुकारोगे वो एक्टिवेट रहेगा, वो संपत्ति हमेशा आपसे जुड़ी रहेगी और आपके वेलबींग से कनेक्ट करेगी। लेकिन हम लोग वो सारी चीजें भूल गए, हमने एड्रेस बना दिया कि DA, FO, AA, तो ऐसे करके अब एड्रेस चलते हैं। नाम, पहले विवाह होता था तो जब धर्म पत्नी आती थी उसका नाम एक नया दिया जाता। वाहन होते थे उनका नाम होता था। राजा महाराजाओं को देख लीजिए, देवी देवताओं को देख लीजिए, जितने राजा महाराजा थे उनके घोड़े हाथी सबका नाम होता था। जितने देवी देवता हैं सबके सवारियों का नाम होता था। लेकिन आप अपनी गाड़ी को BMW बुलाते हो, आप अपनी गाड़ी को ऑडी बुलाते हो, आपने कभी नाम लिया? नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वैदिक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, इट इज जस्ट फॉर नॉन लिविंग क्रिएचर। जिस चीज को हम बाहर से कुछ लोग सीख के आए, ऑनलाइन सीखा, कुछ पढ़ा और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट थिंग। तो नाम कैसे कैसे रखते हैं वैसे? नक्षत्रों के अनुसार। ठीक है, तो गाड़ी का सबका 4th हाउस ही देखना है। गाड़ी हो गया आपका, घर हो गया आपका, 4th हाउस हो गया, वाइफ है आपकी, दैट इज योर 7th हाउस। आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप डिस्कस कर रहे थे एक नई कंपनी आप खोलना चाहते हैं, आप अपने 10th हाउस के लॉर्ड को देखिए, देखिए कौन से नक्षत्र में वो प्लेस है, कौन से पदा में, उससे कनेक्टेड जो अक्षर है उससे आप नाम रखिए, देखिए क्या चमत्कार होगा। जितनी बार उस नाम का उच्चारण होगा उतना आपके लिए कनेक्ट करेगा, उतना ज्यादा वो आपके लिए सूटेबल होता जाएगा, फ्रूटफुल होता जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा जो ओरिजिनल चार्ट है जो पैदा हुआ था उसी के अंदर देखना है जी, आपको अपने नेटल चार्ट के अंदर देखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब बाकी मॉडलिटीज के बारे में बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। देखो, अब जहां हमने न्यूमरोलॉजी को अभी समझा कि खाली 9 ऑप्शन है, वास्तु एक बहुत इन डेप्थ साइंस है जो डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर है। लेकिन जब हम उसको रेमेडियल टूल की तरह देखते हैं तो वास्तु नहीं, वो एस्ट्रो वास्तु। अब ये ऑफिस आपका है, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी दिशा आपकी फेवरेबल है उसको हमें एनहेंस करना है, कौन सी डिस्टर्ब कर रही है उसको हमें ग्राउंड करना है ना। अब जैसे जब अभी हमने डिस्कस किया था, आपने कोई टेप लगा रखी थी जो मैंने हटवा दिया थी, लाल नीली काली, ये टेप लगा दी। ऐसे टेप का कई उदाहरण नहीं है। आप वास्तु की कोई भी 20 साल पुरानी किताब उठा लीजिए, जहाँ कोई ये बताता हो कि लाल टेप लगा दो तो ये हो जाएगा, काली लगा दो तो ये हो जाएगा। भाई प्लास्टिक के टेप से लगा के वास्तु में कर क्या लोगे? हर एक चीज वास्तु में यंत्रों के द्वारा कंट्रोल होती है। यंत्र आपकी कुंडली के अनुसार बनते हैं। आपका घर है, अभी आपके घर के नक्शा हमने देखा, तो घर को जब हमें देखना होता है, घर में 3 लोग 4 लोग 5 लोग जितने, उन सबकी कॉमन कुंडली देंगे, सारी कुंडली मैप करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे कुंडली की। उसके बाद आपके घर के नक्शे के साथ उसको मैप करें। घर के हेड ऑफ द फैमिली अगर आप हैं या आपके पिताजी हैं, जो भी हेड ऑफ द फैमिली के लिए हम प्रमुख द्वार रखेंगे। पैसा जो सब सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आ रही है उसके लिए हम डिफरेंट जोन्स को उसकी कुंडली के हिसाब से एक्टिवेट करेंगे। अभी आपसे डिस्कशन साउथ ईस्ट को लेके हो रहा था कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में एंट्री है, आपकी साउथ ईस्ट में टॉयलेट। और मैंने बोला ये टॉयलेट आपको
अथाह पैसा देगा। आपने बोला सब डरा के गए, है ना। साउथ ईस्ट के टॉयलेट का मतलब शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, ठीक है। अगर ये फेवरेबल है आपके लिए तो ये इतना धन दे सकता है गिनते गिनते थक जाओ। साउथ वेस्ट की एंट्री लोग डरा देते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। राहु की एंट्री है, अगर राहु आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड है या राहु आपके लिए फेवरेबल है, साउथ वेस्ट की एंट्री आपको नेशनल फेम, इंटरनेशनल, ग्लोबल फेम दिला सकती है। अगर बिजनेस में है, घर में है तो 1 से 5 घर, 10 घर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुंडली के आधार पे होती है। एक बार सारे जोन थोड़ा समझाओ ना, अब कौन से जोन का किस क्या क्या होता है, प्लेनेट से जुड़ते हैं उसमें, डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है। अब आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में साउथ वेस्ट में एंट्री है, तो वहां कौन है? राहु है। अब हमें आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट देखनी है, राहु की डिग्निटी देखनी कि राहु कैसे काम कर रहा है। राहु फेवरेबल है तो हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। राहु अगर डिबिलिटेटेड है या कहीं पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो हम पहला तो अवॉइड करेंगे, अदरवाइज हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? कुंडली के सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। जुपिटर में जुपिटर चल रहा है अभी, राहु कब प्ले में आ रहा है, कौन से नक्षत्र में, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है। जिस नक्षत्र में राहु प्लेस्ड है उस नक्षत्र की जगह पे, उसके स्वामी की जगह पे हम राहु का एक आर्टिकल रख देंगे दूसरी डायरेक्शन में, ये आपका डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर वो जगह आपके यहाँ नहीं, क्योंकि हमने जब ग्रेडिंग देखी हमारे को रेक्टेंगुलर शेप दिखा तो हमारे पास जोनल स्ट्रेंथ कम थी, तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर यंत्र लगाएंगे जिससे वो चीज़ ग्राउंड हो जाए, नेगेट हो जाए, वो इल इफेक्ट हमारे पास आए ही नहीं। अब मान लीजिए आपकी अभी सूर्य की दशा चल रही हो, आप ईस्ट की एंट्री लेते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मेरी जुपिटर की चल रही है वैसे। नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, और इत्तेफाक से देखिए आपने ऑफिस कहाँ बना रखा है, अपना केबिन आपका कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। अगर लोग साउथ को इतना डरा देते हैं, ये साउथ की एंट्री होगी तो ये जाएगी। अगर मंगल फेवरेबल है, मार्स फेवरेबल है चार्ट में, और मार्स की दशा चल रही है, आप साउथ के घर में जाएंगे, आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर दशा नहीं भी है तो भी फेवरेबल रहेगा वो पीरियड। आपको अपने चार्ट में देखने हैं कौन से आपके बेस्ट प्लैनेट्स हैं, फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, कौन सी फेवरेबल प्लैनेट्स की दशाएं आने वाली हैं, पीरियड आने वाला है। अब वैसा मकान सेलेक्ट करो, बहुत सिंपल लॉजिक। थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं ताकि लोग भी कर पाए और मैं भी थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को समझ पाऊँ। सारे एक बार जोन्स जो भी डायरेक्शंस है उनमें कौन से प्लैनेट्स है, पहले आप मेरे को ये बताओ। जोन में प्लैनेट नहीं बना रहे, ठीक है, हम प्लैनेट से जोन बना रहे, ठीक है। तो हम सूर्य से शुरू होते हैं, ठीक है। सूर्य की दशा है, सूर्य आपका उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, ईस्ट आपका डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ईस्ट के दरवाजे वाला मकान ले लो जो एंट्री आपकी ईस्ट की, या घर के ईस्ट में सोना शुरू कर दो। वो भी ऑप्शन नहीं है, घर के ईस्ट में अपनी एक फोटो फ्रेम लगा दो कि कुछ एनर्जी आपके पास आती रहे। सूर्य की दशा जब भी आएगी, अंतरदशा जब भी आएगी, प्रे-अंतरदशा जब भी आएगा, हाईली बेनिफिशियल हो जाएगी, और अदरवाइज भी वो चीज़ बैलेंस रहेगी। चंद्रमा की अगर आपकी दशा चल रही, चंद्रमा का अंतरा चल रहा है, प्रे-अंतर चल रहा है, या चंद्रमा आपके लिए फेवरेबल है, नॉर्थ वेस्ट की लेल, हमेशा प्लैनेट की डिग्निटी जरूर देखनी है। हम सिलेक्ट तब कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ जब हमारे लिए फेवरेबल है। जब हमारे लिए फेवरेबल नहीं है तो हमें उन एनर्जीज को ग्राउंड करना है, वो यंत्रों के द्वारा होगा। चंद्रमा के लिए नॉर्थ वेस्ट ले लेंगे आप, मार्स के लिए आप साउथ ले लेंगे, मरकरी के लिए आप नॉर्थ ले लेंगे, वीनस के लिए आप साउथ ईस्ट ले लेंगे, जुपिटर के लिए आप नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, राहु के लिए साउथ वेस्ट ले लेंगे, केतु के लिए नॉर्थ वेस्ट ले लेंगे। केतु एंड मून ये दोनों डायरेक्शन सेम है। जब हम केतु की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे एक चीज़ देखनी चाहिए जो अवॉइड करनी चाहिए, स्टेयर्स नहीं होना चाहिए। तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स को अवॉइड कर देंगे। तो वेरी सिंपल, इन डायरेक्शंस के आधार पे चलेंगे। एंड एस्ट्रो वास्तु इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड। आप इस ऑफिस में हैं, किस पोजीशन में आपकी कुंडली, आपके 11वें भाव का स्वामी कौन है, आपके दूसरे भाव का स्वामी कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 11वें भाव का स्वामी सूर्य है तो हम ईस्ट को इस किस्म से प्रोग्राम करेंगे कि धन की प्राप्ति हो। आपके सेकंड हाउस का स्वामी अगर वीनस है तो हम साउथ ईस्ट को इस किस्म से प्रोग्राम करेंगे
कि धन की प्राप्ति होने के बाद धन एक्यूमुलेट कर पाओ, स्टोर कर पाओ। लेकिन ये जेनेरिक रेमेडी जो आप लाल टेप लगा दो और आपने वो पत्थर वगैरह भी रखे हुए थे कुछ चीज़ों के, ये किसी काम के नहीं। आप एक कॉमन सेंस हम लोग खुद ही देखते हैं कि इंडिया में आप देखो रो हाउस का कल्चर या अपार्टमेंट का कल्चर है ना। तो अपार्टमेंट्स जैसे एक टावर में 4 अपार्टमेंट है, 001, 002, 003, 004, वो लाइन से ऊपर नीचे सारे हैं सेम डायरेक्शन में। क्या सेम असर आ रहा है? नहीं आ रहा था। सिमिलरली आप कनाडा की बात कर लो, कनाडा बहुत ठंड होती तो लोगों ने बेसमेंट में फर्नेस लगाया, मैक्सिमम लोगों के यहाँ हुआ है, अग्नि दी हुई है बेसमेंट में, उसके ऊपर रह रहे क्योंकि हीटिंग चाहिए होती है। क्या सेम है असर सब पे? नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाइए आप, ऑस्ट्रेलिया देखिएगा कि वो आर्किटेक्ट के पास जाओगे तो मॉडल्स उसके पास तैयार है, ये प्री अप्रूव्ड मॉडल है, ऐसा डिज़ाइन बना के आपको दे देंगे। आप अपना डिज़ाइन बनवाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब प्री अप्रूव्ड कोई मॉडल होता है तो लिमिटेड एडिशन है ना, आपके चॉइसेस लिमिटेड होगी, आप अपने हिसाब से नहीं बना पाओगे। तो लिमिटेड चॉइस में सबको मैक्सिमम लोग की एक जैसे हो जाती है, तो सबका जीवन क्या एक जैसा चल रहा है? नहीं ना। तो प्रॉपर्टी आपकी कुंडली के संग जब तक मिलेगी नहीं, रिजल्ट कोई नहीं बता सकता। ये नीली पीली काली टेप कोई असर नहीं करती। डायरेक्शंस में कलर मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। अगर आप ईस्ट की बात करेंगे तो सूर्य की दिशा है तो रेड टाइप्स, ऑरेंज। मून के लिए नॉर्थ वेस्ट है, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट कलर्स। मार्स के लिए साउथ है, रेड कलर, फैमिली ऑफ रेड, कुछ भी लगा दीजिए। सिमिलरली जुपिटर के लिए येलो। ये सारे कलर्स प्लैनेट्स के हिसाब से चलते हैं। इसके आगे भी लेवल आता है। अभी आप जुपिटर की महादशा में हो, जुपिटर कौन से नक्षत्र में है और उसका लॉर्ड कौन सा है, तो हमें जुपिटर से अगर बहुत अच्छा फायदा उठाना है, हमारा न्यूट्रल जुपिटर है तो उसके एक्सॉल्टेशन कलर का यूज कर लेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट को पूरा वाइट कर देंगे। हम वहाँ मून की एक्टिविटीज ज्यादा शुरू कर देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट में पानी रख देंगे। इन योर केस पर्टिकुलरली तो हम नॉर्थ ईस्ट में व्हाइट कलर का फाउंटेन अगर लगा देते हैं आपके ऑफिस में, तो एक्सॉल्टेशन स्टेज पे आ जाएगा। तो ये बहुत सारे पर्टिकुलर चीज है। लेकिन कोई और नॉर्थ ईस्ट में अपने यहाँ टॉयलेट लगाएगा, उसको कुछ और अपने हिसाब से रिजल्ट आएगा। Unless you check both the things, you interrogate it, you cannot find any solution. तो मतलब अगेन जो वास्तु है वो भी जेनरिक नहीं है, एस्ट्रो वास्तु ही जो है वो है डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर। अब डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर को आप अगर रेमेडियल टूल बनाओगे तो नहीं चलेगा। तो एस्ट्रो वास्तु इज अ रेमेडियल टूल, इज अ सॉल्यूशन कि मैं इस दिशा में रहूंगा, ऐसा मेरा प्रमुख द्वार होगा, ये मेरा घर होगा, ये मेरा बेडरूम होगा, वो मेरी कुंडली के अनुसार से होगा। अब मेरे घर पे आप रहोगे, कोई मेरे रिश्तेदार रहेंगे, उन पे वो कुछ और असर लाएगा, है ना। आपके घर में मैं रहूँ, वो मेरे ऊपर कुछ और असर लाएगा। तो हमें अपनी फैमिली के हिसाब से अपने घर को डिजाइन करना। तो अगर मैं अपनी खुद की कुंडली देखता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा प्लेनेट उच्च का है, कौन सा नीच का है? आपने ये तो बता दिया जोन्स के बारे में। सिंपल सा इसका उत्तर है, कुंडली जब जहाँ देखोगे उसमें लिखा हुआ होगा हर एक प्लेनेट के बारे में, ठीक है, पूरी डिटेल्स लिखी होगी कि 4 डिग्निटी में कौन से नक्षत्र में है आपका घर, आपका प्लैनेट, ठीक है, कौन से हाउस में एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, और एलोबरेटेड टास्क। और मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ लोगों को, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पहला वाला भी था आपका और अभी वाला भी, कैसे पहचाने एस्ट्रोलॉजर को, कैसे इन टेक्निक्स को खोजे। तो मेरा ये सजेशन है, ये एक ऐसी साइंस है जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास से, हिस्ट्री से हम सब सीखते आए। आज हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमने सोचा ये किसी काम की नहीं है, हम दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। हमें ये सीखना चाहिए और उससे अपना वेलबींग, अपने फैमिली का, अपने नियर डियर का वेलबींग प्लान कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन। अपनी कुंडली जब बनाएंगे तो उसमें लिखा होता है। और इस एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के साथ एक आपके ऑडियंस को एक थोड़ा सा मैं कुछ गिव अवे की तरह भी देना चाहूँगा कि उनका अगर वो टेस्ट फील करना चाहे व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु, कैसे काम करता है, तो पहला काम आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने धन से रिलेटेड, पैसा या व्यापार, इससे रिलेटेड करो। तो हम जब करियर की बात करते हैं, बेसिक से हम एडवांस में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एडवांस के लिए हम जब तक पूरी कुंडली किसी की नहीं देखते हमने एक सोल्यूशन देते। आपको अपनी कुंडली देखनी है, करियर के लिए आपको अपने 10वें भाव को देखना है। वेरी सिंपल,
पैसों के लिए जो इमीडिएट आप हर महीने पैसे कमा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, सैलरी हो गई, मंथली बिजनेस हो गया, उसके लिए आपको 11वें भाव को देखना है। इन दोनों में से किसी भी जिस प्रॉब्लम में आप करियर अच्छा करना चाहते हैं तो 10 को देखें, पैसा चाहिए तो 11वें को देखें। इन दोनों को अपनी कुंडली में देखिए, इनके कौन लॉर्ड है, 10वें घर का स्वामी कौन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, 11वें घर का स्वामी कौन है उसको आइडेंटिफाई। ये भी लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल। 1 से लेके 12 तक का नंबर होता है राशि का, है ना। एरीज से लेके पाइसिस तक जाती है, हर एक नंबर का एक स्वामी। तो आप पेशेंसली देखिए 10वें घर में कौन सा नंबर लिखा है, 11वें घर में कौन सा नंबर लिखा है, उसका कौन सा लॉर्ड है। आपकी कुंडली में लिखा होगा कि वो लॉर्ड, मान लो किसी का 10वें घर का स्वामी सूर्य है, 5 नंबर है, लियो है वहाँ, सिंह राशि है आपके 10वें घर में, तो उसका लॉर्ड सूर्य हो गया। आपको अपनी कुंडली में देखना है सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा है। पैसों की समस्या है, खाली 11वें घर के लॉर्ड को देखो, कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। अब आपको सूर्य, एग्जाम्पल देता हूँ, 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य की डायरेक्शन लेनी है। सूर्य की डायरेक्शन ईस्ट होती है और किस नक्षत्र में बैठा है, वो अश्वनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं, कौन से नक्षत्र में बैठा है। आपको उस नक्षत्र से रिलेटेड हर एक नक्षत्र किसी न किसी इमेज से, बहुत सारे रिजर्वेंस होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस होते हैं कि 27 नक्षत्र की कौन सी चीज़ है। तो आपको अपने घर के ईस्ट में जो ऑब्जेक्ट आपके नक्षत्र का होगा उसकी एक इमेज लगा देनी है, दैट्स इट। ये करके देखो 30 दिन के अंदर, इवन 27 दिन के अंदर क्या चेंजेस आता है, कमेंट में लिख और सीखो। उसके बाद ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, फेक है या सही है। अनलेस यू रीड इट यू वोंट गेट इट, है ना। आप सीखोगे, अगर आप सीखते हो आप अपना देख सकते हो, अपनी वाइफ का देख सकते हो, अपनी पूरे फैमिली का देख सकते हो, आपकी टीम है पूरी, इन पूरी टीम का आप देख सकते हो किसको क्या रोल दिया जाए, कौन कब स्ट्रांग चल रहा है, कौन कब वीक चल रहा है। सीखो अपने लिए, इट इज फॉर योर वेलबीइंग, है ना। क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। तो अभी आपने पैसा और नौकरी के बारे में बता दिया, जो भी हमारा करियर चल रहा है, तो एक बार इसको रिवाइज करा दो। रिवाइज आप बोलो, आप क्या समझे अभी जो मैंने समझा है। द बेस्ट आइडिया इज टू लिसन फ्रॉम यू, ठीक है। तो अगर हमें करियर करना है तो हमें क्या देखना है, अपना 10th और 11th हाउस देखना है। 10th हाउस करियर के लिए देखना है, पैसे के लिए 11th हाउस देखना है, उसका जो भी लॉर्ड होगा हम वो देखेंगे और उसका नक्षत्र देखेंगे, उसका नक्षत्र देखेंगे। तो उसके ग्रह के अनुसार उसके नक्षत्र का आइटम उस डायरेक्शन में लगा देंगे, दैट्स इट। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, जो एक बहुत बड़ा इशू है। रिलेशनशिप से सारी दुनिया, मतलब 50% मुझे लगता है आज की दुनिया में जो जनरेशन चल रही है, जो लोग हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खटपट रहती है। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन भी जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, है ना। हम नेक्स्ट जो करेंगे हम शायद स्क्रीन पे कर ले तो बहुत ईजी हो जाता है स्क्रीन पर ना चीज़ों को एक्सप्लेन करना। लेकिन रिलेशनशिप को जब स्ट्रांग बनाना होता है तो हमें 7th हाउस को देखना है। आप है, आपकी वाइफ है, रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाना है, आप अपना 7th हाउस देखेंगे, वो अपना 7th हाउस देखेंगे, ठीक है। आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है, और उनके 7th हाउस के लॉर्ड का जो नक्षत्र है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको गिफ्ट करेंगे। किस दिन करेंगे, जो आपका 7वें भाव का स्वामी है उसके दिन। फॉर एग्जाम्पल, आपके 7वें भाव का स्वामी मून है तो सोमवार को करेंगे, सन है तो संडे को करेंगे, मार्स है तो मंगल को करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा देना है नक्षत्र के अनुसार, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपका 7वें भाव का स्वामी मंगल निकल के आता है और एक पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठता है जिसका ऑब्जेक्ट एक फैन निकल के आता है। आप एक पेपर फैन मंगलवार के दिन उनको गिफ्ट कर दो, या किसी भी किस्म का कोई एक फैन गिफ्ट कर दो। कोई और चीज निकल के आती है अब वो गिफ्ट कर दो, कोई एनिमल अगर निकल के आता है उसका एक स्टैचू गिफ्ट कर दो, ठीक है ना। आप देखो क्या परिवर्तन आता है। और एक ही बार करना है या मल्टीपल बार? ये आप पहले एक बार करो, बेसिक क्या है, ये बेसिक रेमेडीज बता रहा हूँ। ये करोगे फर्क आएगा तो आपका इंटरेस्ट जागेगा, आपका इंटरेस्ट जागेगा तो आप सीखने आओगे हमारे पास, आप सीखोगे तो और मजा आएगा, तो आप एडवांस स्टेज पे जा पाओगे। आप सीखो, आप हमारे टीम से कंसल्टेंसी ले सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। एडवांस स्टेजेस के लिए हमें पूरा एनालिटिक्स चाहिए, आपको पूरा एनालिसिस जब तक नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये भी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ
ये बेसिक है, लेकिन ये करने में एक नॉर्मल इंसान को 15 मिनट लग जाएंगे और सबके लिए कुछ पर्टिकुलर निकल के आएगा, जेनरिक नहीं निकलेगा किसी का भी। किसी का कोई और कॉम्बिनेशन निकलेगा, किसी कोई और कॉम्बिनेशन निकले, कोई सेम चीज नहीं होती वो। हाँ, समय जरूर लगेगा आपको, 15 मिनट वेस्ट होगा, आप ही का भला है। डिस्क्रिप्शन में हम पूरी इन डेप्थ रिपोर्ट देंगे, कैसे आपको करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा लॉर्ड होता है, उसको करो। अपने भी 15 मिनट इन्वेस्ट करो और खुद देखो। एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कोई साइंस नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, पूरी दुनिया का आधार ये है। अब एक और साइंस के बारे में बात करते हैं, जेमस्टोन। तो जेमस्टोन काम करता है या उसके पीछे भी थोड़ा झोल है? देखो साहिल जी, जेमस्टोन क्या है ना, पहले आप जेमस्टोन से समझते क्या, मुझे ये बताओ। डायमंड, नीलम। हाँ नहीं, क्या होता क्या है जेमस्टोन? धरती से निकला हुआ एक स्टोन है, एक नेचुरल स्टोन है जिसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट स्टोन है, वो उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्लू सफायर यानी कि नीलम सैटर्न की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पहली चीज आती है, नेचुरल स्टोन है। नेचुरल मतलब हमें माइन से, पहाड़ों से, ऐसी जगहों से मिले, लेकिन वो आपके पास जब आता है तो उसको एक डिजाइनर पीस बनाने के लिए हीट और ट्रीट किया जाता है। ओवर हीट टेम्परेचर में उसको हीट किया जाता है कि वो शाइन करे, कट किया जाता है, फिर उसकी रबिंग पॉलिशिंग होती है, फिर वो सुंदर सा बन के आपके पास आता है। तो कोई भी जो जिसने साइंस पढ़ी होगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ओवर हीट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी या डेड हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। नेचुरली वो कुछ और था, अभी कुछ और है। हाँ, कुछ पीसेज आपके पास अनट्रीटेड मिलते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, पॉइंट 1। अब दूसरी लॉजिक ये समझो, अट्रैक्ट करता है वो रेज पर्टिकुलर प्लैनेट की। अब आपने कोई भी जेमस्टोन पहन लिया, आपने मरकरी का पहन लिया, आपने मार्स का पहन लिया, आपने वीनस का पहन लिया, आपने मून का पहन लिया, ये सारे बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। तो ये फास्ट मूव करेंगे तो आपकी कुंडली में जब ट्रांजिट्स, जिसको गोचर बोलते हैं, ये मूव करते हैं, किसी महीने आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, किसी महीने आपके 8वें भाव पे आ जाएंगे, किसी महीने आपके 12वें भाव पे आ जाएंगे। 3 तो बड़े नेगेटिव भाव हैं। ये वहां आएंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। कभी आपके 3रे भाव पे, कभी आपके 11वें भाव पे चले जाएंगे, है ना। 8वें का 8वां है, 6ठे का 6ठा है, ये कुछ और ही रिजल्ट नहीं है। तो जेमस्टोन्स हमेशा अंडर अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर से समझ के शॉर्ट वाइल के लिए पहनना, लॉन्ग टर्म नहीं पहनना, है ना। अब आपकी इस दशा में अगर हमें पर्टिकुलर एक पीरियड मरकरी का अच्छा लगा तो हमने आपको बोला ये 25 दिन के लिए पन्ना पहन लो, फिर उतार के रख देना लॉकर में, फिर पीरियड आएगा पहन लेंगे, नहीं तो हो गया। उसने 25 दिन में अपनी वैल्यू का रिजल्ट दे दिया। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है। अब जैसे एंगेजमेंट रिंग होती है, वो सब डायमंड्स होते हैं, तो वो तो पहन रखते हैं। एंगेजमेंट रिंग के जो डायमंड्स हैं वो छोटे छोटे हैं। आप पहले पत्थर की वेट और साइज को समझो। डायमंड की अगर बात करो, 2 कैरेट 1 कैरेट के नीचे का डायमंड तो मतलब 0 है, वो आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट ला ही नहीं सकता, पहला। और जो डायमंड आप पहन रहे हो नेचुरल डायमंड नहीं, वो ओवर हीटेड, ओवर ट्रीटेड डायमंड है, तो उसका कोई असर नहीं है। अच्छा, उसका कोई असर नहीं है ना। आप नेचुरल डायमंड पहनते हैं, आप 2 कैरेट के ऊपर पहनते हैं, आप अच्छी क्वालिटी का पहनते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक पहन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा वीनस, ठीक है ना। आपका वीनस सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, पूरे चार्ट को एनालाइज करके देखा जाए, है ना। अगर हमें 6th 8th 12th से बचना है और बड़ा डायमंड पहनना है, वहाँ एस्ट्रो वास्तु आता है। हाँ, आप साउथ ईस्ट में, क्योंकि डायमंड शुक्र का पत्थर है और साउथ ईस्ट शुक्र की दिशा है, तो आपके साउथ ईस्ट में एक ऐसा यंत्र लगाएंगे उसके नेगेटिव इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, तो आप पूरे। तो ये जो भी आपने फोटोज के बारे में बात करी है, वही यंत्र है? नहीं नहीं, ये तो नक्षत्रों से रिलेटेड फोटोज है। यंत्र प्रॉपर यंत्र होता है, जैसे श्री यंत्र होते हैं ऐसे वाले? श्री यंत्र भी एक यंत्र, करेक्ट। उसमें आप देखते हैं बहुत सारे बॉक्स, बहुत सारे डिजाइन, ट्रायंगल्स, कोड्स, नंबर्स, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। किस जगह पे कौन सी यंत्र अप्लाई करनी, किस जगह पे क्या साइज होना चाहिए, किस मेटल के होने चाहिए, वो सारे पर्सनलाइज कुंडली के अनुसार होते हैं। और वास्तु की किसी भी पुरानी पुस्तक को उठाओगे ना, केवल यंत्रों का बात की है ये। देयर इज नो टेपिंग, नो ये कि ये ऐसा रख दो, ये लाल टेप लगा दो, ये किचन के नीचे ये पत्थर रख दो तो कुछ हो जाएगा, गैस के नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई वास्तु नहीं था। ये 20-25 सालों से ये मॉडर्न लोगों ने अपनी रिसर्च बोल बोल के की। वो अभी आप किसी की चर्चा कर भी रहे थे, जो मुझे बड़ी हंसी आई, वो जो आपने मुझे एक वीडियो दिखाया किसी का, बड़े अनुभवी है, बड़े बहुत नाम है उनका, लेकिन है कहीं और अभी
है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन चलो, तो अभी एक क्वेश्चन फाइनल पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ। मुझे लगता है लोगों की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो हमने वेल्थ के बारे में बात कर ली है, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात कर लिया, हमने हेल्थ के बारे में बात नहीं करी। तो हेल्थ के लिए भी कुछ बता दो। चीज़ें बहुत सारी होती हैं। हमने करियर के बारे में बात कर ली, हमने पैसों के बारे में बात कर ली, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात कर दी, अब हम हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कुंडली में देखने वाला पहला बेसिक आपके दर्शकों के लिए छठा भाव होता है। हम डिविजनल चार्ट से एनालाइज करते हैं, हमारा प्रोसेस अलग, लेंदी प्रोसीड्योर है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हेल्थ से जुड़े हुए किसी भी पैरामीटर के लिए कोई जेनरिक रेमेडी हम रिकमेंड नहीं करते। हम उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ एज अ गिव अवे जो ऑडियंस को बताएंगे। आप अपने छठे भाव को देखें, कुंडली का जो छठा भाव है उसके लॉर्ड को देखें, कौन वहाँ का स्वामी। पहला, स्टार्ट कीपिंग फास्ट ऑन दैट डे इफ देयर इज अ मेडिकल क्राइसिस और मेडिकल प्रॉब्लम। अगर फास्ट नहीं रख सकते तो मॉर्निंग का एक मील अवॉइड करें। जिस जो वार उस प्लैनेट से कनेक्ट होता है उस दिन दान करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका छठे भाव का स्वामी जुपिटर है तो पीले रंग की वस्तु खाने वाली थर्सडे के दिन दान करें, उस एनर्जी को थोड़ा डिस्कार्ड करें। उस दिन हल्दी का प्रयोग ना करें, अगर जुपिटर है तो पीले रंग का प्रयोग ना करें, आपको डिस्कार्ड करना है। अगर सूर्य है आपको ऑरेंज चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर चंद्रमा है आपको दूध नहीं पीना है, उसे पानी कम से कम पीना है उसे, है ना। चंद्रमा जल और मिल्क का कारक। अगर बुध है हरी चीज़ें मत खाइए, हरी चीज़ मत पहनिए, पालक दान कीजिए, हरी वस्तु दान कीजिए। इस प्रकार से आप छठे भाव को देखें, छठे भाव के स्वामी को देखें और उसका दान करें। ये बेसिक है, दिस इज़ वेरी बेसिक। थोड़ा सा चेंज आएगी, लेकिन क्योंकि हेल्थ आप एक चीज़ समझ सकते हो साहिल जी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी सीरियस इशू। उसको मैं कभी भी ऐसी कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देता, लेकिन छठे भाव का जितना दान करेंगे उतना इजी रहेंगे लाइफ, हेल्थ पैरामीटर्स पे उतने सेफ रहेंगे। और स्ट्रिक्टली एक चीज़ याद रखें, छठे भाव के रतन कभी नहीं पहने, कोई जेमस्टोन नहीं पहने। छठे भाव के लॉर्ड स्वामी के दिन उस कलर का प्रयोग बंद कर दे लाइफ। नॉनवेज खा सकते हैं कि नॉनवेज खाना नहीं खाना ये डिफरेंट मोडालिटी है, इसका छठे भाव से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अलग अलग पैरामीटर्स है, उस पर मेरी कोई ओपिनियन नहीं। किसी का डॉक्टर कुछ किसी को रिकमेंड कर रहा है, किसी की अपब्रिंगिंग कुछ और है, वो किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मैं एक जेनरिक तरीके से बता रहा हूँ, ये आपको दान करना है और क्या आपको नहीं खाना है। जो खाना है नॉर्मल खाना, आप जितना मर्जी आए खाओ, जो मर्जी आए खाओ, उसमें मेरी कोई ओपिनियन किसी के बारे में नहीं। तो वैसे नॉनवेज खा सकते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या नहीं? देखो एस्ट्रोलॉजी और नॉनवेज में ऐसा कुछ सिमिलैरिटी तो मैंने सुना नहीं कभी अभी तक। कोई ऐसा निकल के जैसे कहते हैं रुद्राक्ष पहना है तो नॉनवेज नहीं खाना। अफकोर्स नहीं खाना। देखिए रुद्राक्ष की एक अलग महत्व है ना? खाली नॉनवेज की बात नहीं है, ये तो क्या है कि क्यूरियस करने के लिए खाली नॉनवेज पे आके रुक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का यस नो है। आपने तो इतने सारे पहन लिए, मैं तो एक से ज़्यादा रुद्राक्ष रिकमेंड ही नहीं करता। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटर है। तो आपने 10 पहन लिए तो 10 इंजन लगा ली, संभाल पाएंगे? मैं तो अभी पहना है। शास्त्रों की बात करें तो नॉनवेज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की व्याख्या है कि पूजा कर्म कांड के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा त्यागना है, नहीं खाना है, ये भी बोला जाता है। लेकिन ये अपनी ओपिनियन है, डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर डिबेट चर्चा तब होनी चाहिए जब खुल के हो, 1 घंटा चाहिए कि उदाहरण दिए जाए है। खाली एक स्टेटमेंट देने से क्या है, किसी के सेंटिमेंट्स को कोई ठेस पहुंचेगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर लॉन्ग वीडियो बनाए, किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ, रेफरेंसेस के साथ बैठ के इस पर चर्चा हो तो उस पर मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजर से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को नॉनवेज खाना पसंद है। लोग आते हैं कि नॉनवेज खाना है नहीं खाना, रुद्राक्ष पहन के ये करना है नहीं करना। बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। अंडरस्टैंड रुद्राक्ष, पहले रुद्राक्ष को समझिएगा, आपने धारण किए, उसकी पवित्रता कितना पवित्र है वो समझिएगा, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी केयर कैसे लेनी है ये समझिएगा। यू विल अंडरस्टैंड कि कितने डूज एंड कितने डोंट्स हैं इसके साथ। शौकिया अगर पहना है तो पहले तो ये भी चेक करिए कितने मुखी पहना है। 5 मुखी है, 5.5 मुखी पहने, आपकी कुंडली को सूट करता है 5 मुखी है, चेक किया आपने? इससे बड़ी क्या आप बताओ। आप मुझे हंसी आ रही है यार, क्या कर रहे हो आप?
इसको री करो। नहीं कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सच में बिना बिना चेक किए पहना है। अब तो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि सब पहन सकते। अच्छा, अंडरस्टैंड, रुद्राक्ष एक बहुत पावरफुल टूल है। हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र से अलग अलग रूप से कनेक्टेड है। अलग अलग रूप से मतलब हम अलग अलग प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये अगर आपके लिए फायदेमंद है तो बहुत फायदा देगा, लेकिन ये अगर नेगेटिव चीज को एक्टिवेट कर देगा तो उतना ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो इसको अभी हम लोग शो के बाद देख लेते हैं 5 मुखी आपके लिए कैसा है। यू विल एनालाइज दैट। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत सारे गिव अवेज कर दिए आपने, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है हमने अभी तक वास्तु के एपिसोड्स करे थे, हमने सोचा था ये एक डिबेटेबल वीडियो होगी जहाँ पर मैं जानूंगा आपसे कि कौन सी मोडालिटी काम करती है, कौन सी नहीं करती है। फिर हमने वास्तु को जब एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा हमने वास्तु में भी बहुत डिटेल के अंदर बात करी है। थैंक यू सो मच साहिल जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।